मैं डॉक्टर जी.आर. पाटले, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय जाजावदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर। आज का हमारा अध्यापन का विषय है BBA फर्स्ट सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और अध्ययन करेंगे अध्यापन करेंगे यूनिट फर्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो पिछले समय पे हमने इसकी चर्चा की है पिछले पार्ट में, यह पार्ट 2 है। इसमें प्रबंध की प्रकृति की हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रबंध की प्रकृति को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें पहला आपका है प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित है, प्रबंध विज्ञान एवं पेशा भी है, प्रबंध विज्ञान एवं कला है, प्रबंध एक पेशा है और प्रबंध एक तंत्र है। इन 4 चीज़ों का हमने अध्ययन किया है प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत। अब हम आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रबंध एक तंत्र है, प्रबंध की सार्वभौमिकता होती है, प्रबंध का सामाजिक दायित्व भी है और समग्र विचार एवं अनुसंधान इसके अंतर्गत निहित होता है। तो इस तरीके से हम पहले टॉपिक को लेते हैं, प्रबंध एक तंत्र है। इसको सामान्यतः से तंत्र से आशय किसी काम को करने के ढंग या तरीके से होता है। प्रबंध एक तंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाए या नहीं, इसे जानने के पूर्व हम यह जान लें कि यह तंत्र का क्या अर्थ होता है। J.A. मोर्टन ने इसको परिभाषित किया है। प्रणाली विभिन्न विशिष्ट अंगों का परस्पर संकलन है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। समझने की दृष्टि से इसको कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अणु परमाणु की एक प्रणाली होती है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों की एक प्रणाली होती है तथा समूह व्यक्तियों की एक प्रणाली होती है, उसी प्रकार प्रबंध भी अनेक उप प्रणालियों की एक प्रणाली होती है। प्रत्येक संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें आपस में औपचारिक संबंध होते हैं। इस समूह का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करता, वरन यह संगठन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है। इस आधार पर प्रबंध को एक तंत्र के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रबंध की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। इसके अंतर्गत आते हैं प्रबंध की सार्वभौमिकता से आशय प्रबंध के सिद्धांत व कार्यों का सर्वव्यापकता से है। अतः प्रबंध के कार्य प्रमुख रूप से मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करना है तथा इसकी आवश्यकता केवल व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं वरन समाज के हर किसी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, जैसे सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र या फिर कोई धार्मिक क्षेत्र हो। एक कुशल प्रबंधक आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रबंध की सार्वभौमिकता की 2 अवधारणाएं प्रचलित हैं। इस अवधारणाओं में पहला है पक्ष में हम इसको कह सकते हैं और दूसरा आपका आता है कि विपक्ष में इसकी क्या अवधारणाएं हैं। तो इसमें पक्ष में लुइस ए एलेन, कुंटल ओ डोनेल, R.M. सेहस और थियो हेमन आदि प्रबंध शास्त्रियों ने इसके पक्ष में अपनी बात रखी है और इनके अनुसार व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न की जाने वाली प्रत्येक
मानवीय क्रिया के लिए प्रबंध की प्रक्रिया समान है। चाहे कोई भी क्षेत्र का काम हो, प्रबंध की प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है। विपक्ष में जो प्रबंध शास्त्रियों ने अपने विचार रखा है, इसमें पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योल, अर्नेस्ट डेल तथा मैकमिलन आदि ने प्रबंध के चातुर्य, कौशल व अनुभव को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा उनकी विचारधाराओं में भी अंतर होता है और इसलिए प्रबंध को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये विपक्ष में तर्क दिए हैं। उपरोक्त तर्कों के संतुलन करने पर यह कहा जा सकता है कि प्रबंध सिद्धांत सार्वभौमिक है एवं लचीले होने के कारण आवश्यक संशोधन के साथ उनका कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। अर्थात प्रबंध की प्रकृति एक सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7वें नंबर पे, प्रबंध का सामाजिक दायित्व। प्रबंध के सामाजिक दायित्व सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करते हैं। तो प्रबंध के दायित्व वह व्यापक है। वह है नंबर 1 ग्राहकों के प्रति दायित्व, कर्मचारियों के प्रति दायित्व, स्वामियों के प्रति दायित्व, सरकार के प्रति दायित्व, राष्ट्र के प्रति दायित्व तथा अन्य संस्थाओं के प्रति दायित्व, पूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व, ऋणदाताओं के प्रति दायित्व, प्रबंध परिषदों के प्रति दायित्व और स्वयं के प्रति भी दायित्व होता है। ग्राहकों के प्रति दायित्व की से स्पष्ट है कि हम ग्राहक को सस्ती वस्तुएं प्रदान करें, गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्रदान करें, ग्राहकों को सेवा उनकी जहां उसकी उपयोगिता है वहां तक पहुंच की सेवा का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से ग्राहकों के प्रति प्रबंध की रिस्पांसिबिलिटी है। कर्मचारियों के प्रति किसी भी उद्योग व्यवसाय का ऋण जो होता है वह कर्मचारी है। कर्मचारी के हित में विविध निर्णय लिए जाने चाहिए, जैसे उनको समय पर वेतन यथोचित वेतन प्रदान किए जाए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, सेफ्टी आदि की व्यवस्था किया जाए, श्रम कल्याण के कार्य किए जाए आदि प्रबंध की सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से स्वामियों के प्रति अर्थात जो स्वामी हैं उनको के लिए ऐसे मैनेज करें कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, लाभांश प्राप्त हो सके। इसलिए स्वामियों के प्रति दायित्व उनकी पूंजी का सदुपयोग करें और कम लागत पर अधिक उत्पादन करें। ये स्वामियों के प्रति दायित्व। सरकार के प्रति, सरकार को हम जो भी उत्पादन करते हैं उसकी ईमानदारी से टैक्स आदि का व्यवस्था करें, तो ये सरकार के प्रति दायित्व है। राष्ट्र के प्रति दायित्व, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए ये हमारी गुणवत्तायुक्त उत्पादन हमारी संस्था में होना, यह प्रबंध का प्रमुख दायित्व होता है। अन्य संस्थाओं के प्रति दायित्व, इसी तरीके से अन्य संस्थाएं भी संचालित होती हैं, उनके प्रति भी हमारी प्रबंध की दायित्व होती है। यह सामाजिक दायित्व। पूर्तिकर्ता जो आपको उत्पादित वस्तुओं की माल सप्लाई करते हैं, तो उन पूर्तिकर्ताओं के लिए भी हमारा दायित्व है। ऋणदाताओं को समय पर ऋण की अदायगी करना, उनकी आदि हमारा प्रबंध का दायित्व होता है। प्रबंध परिषदों के प्रति, प्रबंध की जो काउंसिल होती है उसके प्रति भी प्रबंध से समय समय पर विविध सभा आदि का आयोजन करना और उनकी व्यवसाय के प्रति समस्त जानकारी को रखना, तो यह भी प्रबंध परिषदों के प्रति दायित्व है। और स्वयं के प्रति दायित्व के अंतर्गत हम उन चीज़ों को लेते हैं कि हम
ऐसे उत्पादन कार्य करें कम लागत पर, ताकि ग्राहकों को कम लागत पर वस्तुएं की उत्पादन पूर्ति हो सके, स्वामियों को अधिक लाभांश की प्राप्ति हो सके आदि प्रबंध के स्वयं के प्रति दायित्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं समग्र विचार एवं अनुशासन, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड डिसिप्लिन। इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि प्रबंध एक अनुशासन है और यह अपनी कुशलता से प्रबंध का कार्य को संपादित करता है और जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को इसका लाभ प्राप्त होता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक एकीकृत धारणा है जो प्रत्येक समाज, राष्ट्र, संस्था व समय के सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप आचरण करती है। प्रबंध को केवल विज्ञान या कला के रूप में अथवा सामाजिक क्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रबंध प्रकृति के अनुसार इसका क्षेत्र इन सब से कहीं अधिक व्यापक है। आज प्रबंध को एक समन्वयकारी अभिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से प्रबंध स्वतंत्र ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा या अनुशासन कहते हैं, जैसे कला विज्ञान, वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि। इन्हीं की भांति प्रबंध भी एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका अध्ययन अध्यापन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रबंध संस्थानों आदि में कराया जाता है। इस तरीके से प्रबंध को स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्वीकार करने के प्रमुख कारण अनेक प्रमुख कारण हैं और जिससे यह प्रबंध एक समग्र विचार एवं अनुशासन का रूप के रूप में प्रस्तुत होता है। आगे हम चलते हैं प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका सार्वभौमिक प्रबंध का क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र और गैर व्यावसायिक क्षेत्र। पहले में हम आते हैं सार्वभौमिक क्षेत्र की दृष्टि से। समान रूप से प्रबंध शब्द के अंतर्गत संगठन तथा प्रशासन के कार्यों का भी इसमें समावेश किया जाता है और इस दृष्टि से एक से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वहाँ पर प्रबंध की प्रक्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयुक्त होती ही है। यही कारण है कि प्रबंध का कार्य क्षेत्र व्यक्तियों का परिवार है, तो क्लब भी गुरुद्वारा है, तो स्कूल या कॉलेज भी खेल का मैदान है, तो सांस्कृतिक रंगमंच भी शांति स्थल है, तो युद्ध स्थल भी, और व्यवसाय है तो उद्योग भी, निजी संस्थाएं हैं तो सरकारी संस्थाएं भी। प्रबंध की सार्वभौमिक युक्ति ने उसके क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है और बहुराष्ट्रीय प्रबंध की चर्चाएं पराकाष्ठा पर आज होने लगी हैं। तो प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हम आते हैं। दूसरा आपका प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र इसमें फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहला आता है मानव संसाधन का विकास।
मानव संसाधन का विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बातें जो होती है इसे कर्मचारी या सेवी वर्गीय प्रबंध भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवी वर्गीय शक्ति जैसे श्रमिक तथा प्रबंध अधिकारियों का पूर्वानुमान, चयन, नियुक्ति, कार्यभार, सौंपा जाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, छटनी, सेवा इत्यादि, श्रम कल्याण, सेवा समाप्ति, श्रम कल्याण व औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों में सुधार आदि बातों का समावेश किया जाता है। दूसरा हम आते हैं विकास प्रबंध, यहाँ पर डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत संस्था के विकास से संबंधित समस्त बातें, प्रयोग, शोध एवं वस्तु का विकास, उपभोक्ता अनुसंधान आदि का समावेश किया जाता है। तीसरा हम चलते हैं वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत व्यवसायिक पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन, सांख्यिकीय नियंत्रण, अर्जित आय का प्रबंध, बीमा आदि वित्तीय संस्थाओं का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रय प्रबंध, परचेजिंग मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत कच्चे माल व मशीनों को प्राप्त करने के लिए टेंडर मांगना, आदेश देना, अनुबंध करना, क्रय करना, सामग्री की वापसी करना, सामग्री नियंत्रण करना आदि बातों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत नियोजन व नियंत्रण, कार्य विश्लेषण, गुण नियंत्रण व निरीक्षण, समय एवं गति अध्ययन, सामग्री का प्रबंध आदि बातों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं संस्थापन प्रबंध, इसको मेंटेनेंस मैनेजमेंट कहा जाता है और इसके अंतर्गत भवन, संयंत्र, मशीन, इक्विपमेंट आदि का रख रखाव और उसकी देखभाल से संबंधित कार्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट चलते हैं परिवहन प्रबंध। इसके अंतर्गत माल का पैकिंग करना, गोदाम की व्यवस्था करना, परिवहन के साधनों आदि की व्यवस्था करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। और नेक्स्ट है वितरण एवं विपणन प्रबंध। ये विपणन प्रबंध, तो वितरण एवं विपणन प्रबंध के अंतर्गत जिन बातों को ध्यान रखा जाता है कि वस्तु का विज्ञापन, विपणन अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, विपणन की जोखिमों तथा उनकी रोकथाम, विज्ञापन एवं विक्रय कला, आंतरिक बाजार एवं निर्यात संवर्धन आदि बातों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। इस ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत इन बातों का समावेश किया जाता है कि कार्यालय की व्यवस्था तथा उसकी सजावट कैसी हो, श्रम बचत के साधन, संदेश वाहन के साधन, अभिलेख व्यवस्था, कार्यालय नियोजन व नियंत्रण आदि इसमें समावेश होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आयात निर्यात प्रबंध। आयात निर्यात प्रबंध के अंतर्गत आयात निर्यात करने संबंधी समस्त कार्यों को यहाँ सम्मिलित किया जाता है। इस तरीके से ये क्रियात्मक क्षेत्र प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत। आगे हम चलते हैं गैर व्यवसायिक क्षेत्र, नॉन बिजनेस एरिया। इसके अंतर्गत हम आते हैं गैर व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें आता है सबसे पहले समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका पर्यावरण प्रबंध, तीसरा सेवा प्रबंध, चौथा
शिक्षा का प्रबंध, 5वां प्रतिरक्षा प्रबंध, न्याय प्रबंध और प्रौद्योगिकी प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। टाइम मैनेजमेंट में कम से कम समय में अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना समय मैनेजमेंट कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण प्रबंध के अंतर्गत जो वातावरण के विकास से है, जो मानव के उन्नत जीवन में सहायक हो, इसलिए ये पर्यावरण का भी हम प्रबंध करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। तो इसलिए ये आपका पर्यावरण मैनेजमेंट के अंतर्गत जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध की इस शाखा के अंतर्गत पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि को शामिल किया जाता है। इसके बाद आते हैं शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा का प्रबंध के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण आदि की सुविधाओं को यहाँ पर समावेश किया जाता है। और प्रतिरक्षा प्रबंध, डिफेंस मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत सैन्य संगठनों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों आदि के संबंध में यहाँ पर तथ्यों को समावेश किया जाता है। और नेक्स्ट न्याय प्रबंध, यहाँ पर प्रबंध की इस शाखा को में विवेचना, कानूनों की विवेचना, अपराधों की सुनवाई तथा न्याय प्रदान करने के संबंध यह रखती है। और प्रौद्योगिकी प्रबंध, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान को प्रेरित करने वाली तकनीकी सेवाओं व क्रियाओं के विकास विस्तार को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। तो इस तरीके से ये आपका गैर व्यापारिक क्षेत्र में क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंध का प्रमुख क्षेत्र है। आगे हम इससे आज हम अपने अध्यापन को यहाँ पर बंद करते हैं। थैंक यू।